जायशा मीर कहाँ है? इरहा ने जायशा को अकेले आते देखकर पूछा। वो तो ऑफिस गए हैं, उसने बीजान के सामने झुकते हुए जवाब दिया। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। बीजान ने उसके सर पर हाथ फेरते प्यार किया। ऑफिस किस वक्त चला गया वो, और तुमने जाने क्यों दिया उसको? वो तो बहुत ही सुबह चले गए, शायद कोई ज़रूरी काम था उनका। उसने इग्नोर किया कि अब वो क्या करती, भला उसे तो खुद कुछ नहीं पता था। जब सोकर उठी तो वो नहीं था। एक मैसेज छोड़ा था उसके लिए कि परेशान नहीं हो, उठकर फ्रेश होकर नाश्ता कर ले, शाम में तैयार रही, उनको कहीं जाना है। इनका तो जवाब नहीं, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। भला कोई तुक बनती है शादी के चौथे ही दिन उठकर ऑफिस चल दिया। पता नहीं कितने कोई काम है इनके जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। इरहा को उन सब की मसरूफियात से सख्त चिढ़ थी। जायशा बेटा आ जाओ, नाश्ता रेडी है, नूरी टेबल पर सेट कर रही है। और ऐसा करो, ईशल को भी बुला लो, उसको पैगाम तो भेजा था मगर अभी तक आई नहीं, शायद सो रही है अभी तक। फरवा ने किचन से ही आवाज़ लगाई। जी मैं देखती हूँ। वो सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसे कंफर्म नहीं था कि उरद शेर कमरे में है या नहीं है, इसलिए बिना दरवाज़ा नॉक किए जाना मुनासिब नहीं लगा, तो दस्तक देकर कुछ देर इंतज़ार करती रही। काफ़ी देर बाद जब कोई जवाब मौसूल ना हुआ तो उसने फिर से नॉक किया। ईशल क्या मैं आ जाऊँ? जवाब निदार्द। उसने नॉब घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो सामने एक कंबल मुंह तक ओढ़े सो रही थी। वो तनफन करती आगे बढ़ी। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम्हारे पास? कब से बाहर खड़ी दरवाज़ा पीट रही हूँ और मैडम गधे घोड़े बेचकर सोई हुई है। उसने कंबल उसके मुंह से हटाया मगर ठिठक कर रुक गई। उसका गुस्सा पल में उड़न छुआ। ईशल, उसने झुकते उसको पुकारा मगर कोई जवाब नहीं आया। वो बिना हिस्सो हरकत पड़ी थी। उफ, इसको तो इतना तेज़ बुखार हो रहा है। ईशल आंखें खोलो चंदा, उसने उसको हिलाया। जवाबन उसने मुश्किल से आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। जायशा फौरन वापस भागी और कुछ ही देर में सब उसके कमरे में मौजूद थे। आ जाए आज ये लड़का, हद है लापरवाही की। बगल में बीवी रात से बुखार में फूंक रही है और उसको खबर ही नहीं हुई। उठकर चल दिया ऑफिस। माहिमा को औरत शेर पर शदीद वाला गुस्सा आया हुआ था। किस पर चला गया वो ढीठ इंसान? फरवा ने अरमान को भी फ़ोन कर दिया था कि छोड़ें हॉस्पिटल के काम और घर आएं, जबकि उसकी दी गई हिदायत पर उसको कुछ हल्का फुल्का सा खिलाकर जो फीवर की मेडिसिन बताई थी जबकि उसकी दी गई हिदायत पर उसको कुछ हल्का फुल्का खिलाकर जो फीवर के लिए दवा उसने बताई थी वो देने का बोला। मामा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, उसने बुरा सा मुंह बनाया। ईशल, हर वक्त जिद मत किया करो। मैं ये नहीं देखूंगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो या शादीशुदा, लगा दूंगी बस मैं तुम्हें एक। फरवा ने अरमान को भी फ़ोन कर दिया था कि छोड़ें अस्पताल के काम और घर आएं, जबकि उसकी दी गई हिदायत पर उसको कुछ हल्का फुल्का सा खिलाकर जो फीवर के लिए मेडिसिन उसने बताई थी वो देने का बोला था। मामा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, उसने बुरा सा मुंह बनाया। ईशल, हर वक्त जिद मत किया करो। मैं ये नहीं देखूंगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो या शादीशुदा, बस लगा दूंगी एक। फरवा ने उसको डपटा। उसको अच्छे से पता था कि तबीयत ख़राब हो तो वो कितना तंग करती है उसको। वो उसको मेडिसिन खिलाना तो उसे जुए शेर लाने के मुतरादिफ था। इससे बेहतर है आप एक लगा दें, मगर ये मत खिलाएं, मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा थोड़ा सा तो खा लो ना अभी, फिर मेडिसिन भी खानी है। देखो कैसे बुखार से तप रही हो, तुम्हारे बाबा बस आते ही होंगे। मामा सच कह रही हूँ, दिल नहीं कर रहा। इस बार आंसुओं का कोई गोला उसके गले में अटका था। तुम्हें क्या लगता है हम बेखबर हैं या हमें तकलीफ़ नहीं होती? हम सब कमज़ोर हैं और तकदीर लिखने वाला ज़ोर आवर है। ये आसान नहीं था ईशल, हम सब के लिए भी ये बहुत मुश्किल था। अगर तुम मोमिन शाह के हिस्से में आती तो उरद शेर घर से जाता, और अगर उरद शेर घर में रहता तो दो ही रास्ते मुनासिब थे। एक ये कि तुम उरद शेर की हमसफ़र बनती, तो दूसरी कि तुम्हें तुम्हें किसी और से ब्याह दिया जाता। बेटी और बेटे में से किसी एक को हम शायद हमेशा के लिए खो देते, हमारा पूरा घर बिखर जाता। और फिर किसी एक नहीं बल्कि सब ने यही फैसला किया कि बेटा और बेटी दोनों ही चाहिए। हम किसी एक को भी खोने के मुतामिल नहीं हो सकते थे, इसलिए तुम दोनों को जोड़ दिया। वो शुरू से ही सब जानते थे कितना गुस्सा करता है वो शुरू से ही सब जानते हैं कि कितना गुस्सा आता है उसको। बल्कि ज़ाहिर, जुरेज़ और उरद शेर तीनों ही हमारे घरों में सबको पता है कि उनकी तबीयत में इश्तियाल ज़्यादा है, जबकि उनके नसीब मोमिन दिलशेर जबकि उनकी निस्बत मोमिन दिलशेर और अर्श के मिजाज में नरमी का अंसर ज़्यादा है। जब वो माइल था तब तुम कुछ सुनने को तैयार न थी, हम समझाते थे, मगर तुम चीज़ों को उस तौर नहीं समझ पा रही थी क्योंकि तुम हर्ट थी, और हर चीज़ को एक्सेप्ट करने में वक्त लगता है। हम सब इसीलिए चुप होकर साइड पर हो गए कि तुम अपने तौर पर चीज़ों को कबूल करो, मगर अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली हमें तुम दोनों के मामले में। और यहाँ आकर घर का हर फर्द ही खुद को कसूरवार समझने लगा है कि ये सबका मुश्तरका फ़ैसला था। अब अहम ये है कि तुम क्या चाहती हो और वो क्या चाहता है। पहले जो वो चाहता था वो मैं नहीं चाहती थी, अब जो मैं चाहती हूँ वैसा वो नहीं चाहता। माँ की गोद में सर रख के वो आंखें मूंद गई। दोनों किस कदर टूट फूट का शिकार थे इन दिनों के
भटकते भटकाते अपनी अपनी माँ की गोद में सर रखे गम गलत कर रहे थे। क्या मतलब? फरवा उसके बालों को सुलझाते हुए बोली। मतलब ये कि पहले वो हर हाल में चाहता था कि हम साथ रहें। सबको तैयार था, सब करने को तैयार था, यहाँ तक कि घर छोड़कर भी चला गया, सिर्फ इस शर्त पर कि छोड़ नहीं सकता वो मुझे। और फिर जब उसके घर से जाने के बावजूद मैंने गुस्से में उससे फिर से तलाक का मुतालबा किया तो अब वो अड़ गया है। अब तुम क्या चाहती हो फिर? फरवा का दिल दहल गया था ये सुनकर। उनके घर में ये तलाक वलाक बहुत मायूब समझी जाती थी। माहिमा और जमान शाह की तलाक बहुत इंतहाई सूरत हाल में वाक़या हुई थी। मैं क्या करूं मामा, मुझे समझ नहीं आ रही, मगर मैं अब सूरत हाल के साथ समझौता करने को तैयार हूं कि शायद यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। हम दोनों जैसे भी मिले, मगर अब मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत देर से ही सही मुझे ये बात समझ आ गई है कि किसी के दिल में शायद मेरे लिए इतनी वुसअत ना होगी जितनी औरत शेर एहान के दिल में। कोई औरत शेर एहान की तरह मेरे नखरे नहीं उठाएगा मुझसे इंसल्ट करवाने के बाद भी, ये सोचकर कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ या मैं हर्ट हुई हूँ, दोबारा से मेरे पास नहीं आएगा, हंसकर मुझसे ताने नहीं सुनेगा। उड़द शेर की जगह कोई और होता तो वो ये सब कभी नहीं करता। मोमिन शाह ठीक कहता है, अगर उड़द शेर की जगह कोई और होता तो एक पल में मोहब्बतों के भूत उतार कर हकीकत की दुनिया में ला पटकता। मैं सारी सारी रात किसी और के गम में रोती रही और वो सारी सारी रात टेरेस पर सिगरेट फूंकता रहा। हम दोनों बेकसूर थे, मगर हम दोनों ने अपनी अपनी जगह कड़ी आजमाइश दी है। लेकिन अब मैं इसको मज़ीद तूल नहीं देना चाहती। पर अब वो गुस्से पर हो गया है पर अब वो गुस्सा हो गया। मनाया नहीं जा रहा मुझसे। हमेशा ये गंदी ज़ुबान गलत जगह पर स्लिप होती है और कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाती है कि वो तनफन करते मंजर से ही गायब हो जाता है। जब तुम्हें पता है कि उसके दिल में तुम्हारे लिए बहुत गुंजाइश है तो फिर मसला ही कोई नहीं। वो मंजर से हट जाता है तो तुम हाथ बढ़ाकर उसको रोकती क्यों नहीं हो? एक बार ऐसा करके देखो, उसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब की बार अगर मंजर से हटने की कोशिश करे तो उसको रोक लेना, जाने मत देना। फिर देखना सब खुद ही ठीक हो जाएगा। उसकी मर्दाना अना पर चोट पड़ी है कि एक लड़की उसके साथ रहना नहीं चाहती, उसको बार बार रिजेक्ट कर रही है। और चूंकि उसकी अना को तुमने ठेस पहुंचाई है तो उसका इकबाल भी तुम्हें ही बुलंद करना होगा। और एक बात पल्ले से बांध लो, मर्द के साथ अना की जंग में हार हमेशा औरत की ही होती है। इसलिए कभी भी इस रिश्ते में अना को मत आने देना। आहिस्ता आहिस्ता उसके बाल सुलझाते वो उसको गुड़ की बातें बता रही थी जो अरसा पहले उसको बीजान ने समझाई थी। जायशा को ब्लैक साड़ी पहनने का ऑर्डर आया था, जो कि उसके पास थी ही नहीं और ना ही उसने कभी साड़ी लगाई थी। इसलिए झट से मैसेज लिखकर भेज दिया कि नहीं है साड़ी, कुछ और पहन लेगी। दूसरी तरफ से ठग से मैसेज आया कि बिजी है इसलिए अभी आ नहीं सकता। क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है ना? तो देखो घर में कोई मौजूद है तो उसके साथ जाकर ले आओ, अभी काफ़ी टाइम है। मिनहल वगैरह में से किसी के साथ जाना। उफ, ये बंदा और इसके ऑर्डर्स कभी ख़त्म नहीं हो सकते, हर काम में अपनी मर्जी करेंगे बस। उसने खौफ से मोबाइल साइड पर रखा और उठकर बाहर को चल दी कि पता करे घर पर कोई मौजूद है उस टाइम के नहीं। जुरेज मौजूद था, मगर उसको कुछ देर तक कहीं जाना था, शायद इसीलिए अर्श भी उसके साथ आया था। अर्श, मॉल तक ले जाओगे? एक्चुअली मुझे बस एक दो चीज़ें लेनी है, जल्दी वापस आ जाएंगे। श्योर भाभी, आप आ जाएं, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। अर्श ने जल्दी से मोबाइल साइड पर करते जवाब दिया। मैं बैग लेकर आती हूँ, 5 मिनट वेट करो बस। उसने जल्दी में मिनहल का पता किया, मगर वो जुरेज के साथ ही जा रही थी, शायद उन्हें किसी दोस्त की तरफ जाना था। उसने जल्दी से हनी को साथ घसीट लिया। आधे घंटे बाद वो शहर के मशहूर व मारूफ शॉपिंग मॉल में थी। उसने जल्दी से लिफ्ट में दाखिल होते मतलूबा फ्लोर का बटन दबाया। फिर उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और जायशा ने दो चार साड़ियाँ देखने के बाद एक साड़ी पसंद भी कर ली जो फुल ब्लैक थी। ब्लाउज़ की फुल स्लीव्स थी और स्याह स्टोन्स का काम था उस पर, जबकि गले और साड़ी के पूरे बॉर्डर पर भी नफीसा स्याह रंग का स्टोन्स का काम था। साड़ी पैक होने के लिए देकर पेमेंट के लिए आगे बढ़ी तो अर्श ने पहले ही बिल क्लियर किया हुआ था। उसके बाद उसने मैचिंग हील्स और ज्वेलरी में से सिर्फ ईयर रिंग्स लिए। हनी को कुछ लेना नहीं था तो वो लोग वापसी के लिए निकल आए। शॉपिंग मॉल से बाहर निकलकर अर्श उन्हें वहीं रुकने का बोल शॉपिंग बैग्स थामे पार्किंग की तरफ बढ़ गया। ओ माय गॉड हनी, ये तुम हो? आबरू को बाकायदा उसके गिर्द घूमकर जायज़ा लेते हैरत से गूंग लहजे में उसने पूछा। मैं ही हूँ, तुम ऐसे क्यों हैरान हो रही हो आबरू? जायशा, ये मेरी दोस्त है आबरू। हनी ने आबरू को जवाब देते जायशा से उसका तारुफ करवाया। यार ये गेटअप तो देखो अपना, मैं तो समझी तुम्हारी कोई हमशक्ल आ गई है मेरे सामने। आबरू ने उसकी तरफ बाकायदा हाथ से इशारा करते सर से पाँव तक उसको देखा, जो उस वक्त डार्क पर्पल कलर के स्टाइलिश कुर्ता ट्राउज़र के साथ लाइट पर्पल कलर का दुपट्टा लिए हुए थी, जो अभी सर पर तो नहीं था मगर उसने दोनों कंधों पर फैला रखा था।
अर्श गाड़ी ला चुका था। उसने जायशा को बैठने का बोला कि वो 2 मिनट आबरू से बात करके आती है। कहाँ गायब हो गई थी तुम? कितनी दफ़ा तुम्हारे घर के चक्कर काटे मैंने, उंगलियां घिस गई मेरी तुम्हारा नंबर मिला मिला कर। क्या क्या हो गया? कुछ खबर भी है तुम्हें? और ये किन के साथ घूम रही हो तुम? क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने ये सब छोड़ो कि क्या 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 मतलब तुम्हें वाकई नहीं पता? आबरू कुछ मशकूक हुई। क्या नहीं पता? पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो? सीधी बात करो, मुझे जाना है। तुम्हारे डैड का मर्डर हो गया, तुम्हारी स्टेप मदर और उसका भाई जेल में है। आबरू ने एक साथ ही उस पर बम गिराया था जैसे। ओ माय गॉड, इतना सब कैसे हुआ और ये कब हुआ? क्या तुम्हें वो, क्या नाम था उस कमिश्नर का जिसका तुमने एक बार जिक्र किया था यार? आबरू ने जहन पर जोर डाला। दिलशेर एहान। हानिया ने जल्दी से बात मुकम्मल की। हाँ वही वाला, वही तो देख रहा है ये केस। क्या उससे भी तुम्हारा कोई राब्ता नहीं? वरना वो तुम्हें ज़रूर बताता। आबरू अपनी रो में लगी थी, जबकि हानिया को असल शौक तो अब लगा कि दिलशेर को इस सब पता था और उसने बताया क्यों नहीं? अगर वो ये सब जानता था तो छुपाया क्यों? अगर वो ये सब जानता था तो छुपाया क्यों? क्या हम कहीं बैठकर तसल्ली से बात नहीं कर सकते? फिर बताती हूँ कि कैसे हुआ और क्या हुआ ये सब। आबरू ने उसको कहीं खोए हुए देखकर पूछा। हानिया उसको रुकने का बोलकर गाड़ी की तरफ पलटी और झुककर याइशा को इन्फॉर्म किया कि वो कुछ देर के लिए आबरू के साथ जा रही है, आबरू से घर ड्रॉप कर देगी। मगर भाभी, मेरे ख्याल में अगर आप दिलशेर भाई से बात कर लें तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। अर्श ने दरमियान में मुदाखलत की कि वो बिना दिलशेर की इजाज़त के उसे कैसे छोड़कर चला जाता। अर्श, मैं अभी पूछ लेती हूँ, बेफिक्र होकर जाओ। बल्कि वो अगर फ्री हुए तो मुझे खुद पिक कर लेंगे। दिलशेर का नंबर मिलाते वो वापस आबरू की तरफ पलट गए। दिलशेर ने कॉल रिसीव नहीं की, शायद बिजी था। उसने वहीं से जायशा को इशारा किया कि बात हो गई है, तो वो लोग चले गए कि जायशा को भी जल्दी थी। शाम ढल रही थी जब वो हवेली वापस आया। हालांकि वो उस वक्त तक वापस तो नहीं आता था, मगर माहिमा की कॉल्स और मैसेजेस पर जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी काम निपटा कर वापस आ गया था। बीजान को सलाम करते वो माहिमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। और शेर, तुम मुझे बता ही दो कि आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों अपने साथ साथ उसको भी झुलसा रहे हो? आखिर क्यों इतने ज़िद्दी हो तुम? मजाल है ज़रा अपने डैडी, आखिर क्यों इतने ज़िद्दी हो तुम? मजाल है ज़रा जो तुम अपने डैडी पर गए हो। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या लोगों को बुखार नहीं होते? अगर उसकी तबीयत ख़राब हो गई है तो क्या मैंने ज़बरदस्ती उसकी तबीयत ख़राब की है? यार मम्मी, सिंपल सी बात है, बेचारी की नाजुक जान शादी की इस भाग दौड़ में थक गई होगी और नतीजे में बुखार ने लपेट लिया। अब इसमें मुझसे क्या कसूर हो गया जो आपने मुझे शाम में कॉल्स कर कर के बेइज्जत किया हुआ है? उसने बेचारगी से सवाल किया। उसकी तबीयत खराब थी और तुम्हें खबर तक नहीं हुई? उरद शेर, एक कमरे में होते हुए तुम और इतनी बेखबरी। कहीं फासले इतने मत बढ़ा लेना कि तुम दोनों पे सारी उम्र फासले कम ही ना कर सको एक दूसरे से। ओके मम्मी, अब से मैं सारी रात बैठकर आपकी प्यारी लाज दुलारी बहू की पहरेदारी किया करूँगा। दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा आप। दफ़ा हो जाओ अब। और उसको कुछ खिला पिला देना। और मेडिसिन भी नहीं खाई उसने। एक तो ज़िद्दी इतनी हो जाती है तबीयत ख़राब हो तो। तुम फ़िलहाल तमीज़ से रहना उसके साथ, वरना फरवा को कह दूंगी कि मेरा नालायक बेटा नहीं संभाल सकता अपनी बीवी को। तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। वेरी नाइस मम्मी, वेरी नाइस। वो मुंह के जाविये बनाता पलट गया था। किचन में उसको मिराल मिल गई। भाभी, अगर आपको जहमत ना हो तो कुछ टाइम ईशल के लिए सूप बना दे। आपके हाथ का सूप उसको पसंद है। मैंने सुना था कहीं से कि मेरी गैर मौजूदगी में आपने शायद उसके लिए सूप बनाया था। आप बताएं, आप कुछ लेंगे? डिनर में तो अभी काफ़ी टाइम है। मेरे लिए चाय का एक कप अगर बना दें तो मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। आप ईशल को देख लें, काफ़ी तबीयत ख़राब है उसकी, सुबह से बुखार में तप रही है। बाकी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती, मगर एक बहन होने के नाते आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि हम सब की और बात है। जो बात आपके कहने में और आपके पूछने में है वो हमारे कहने पूछने में नहीं हो सकती। तो प्लीज़ उसको मज़ीद कोई सज़ा मत दे। मैं मानती हूँ कुछ गलती उसने भी की है, मगर आप उसकी नादानी समझकर उसे भुला दें। आप बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि आप उरद शेर हैं, और ऐसा मुझे मोमिन ने बताया था। आखिर में उसने मिजाह का रंग दिया था बात को। मोमिन शाह एक जाना माना वकील तो है ही, मगर बहुत जल्द मेरा भाई जन मुरीदी में भी बहुत नाम पैदा करेगा। उसने भी जवाबन उसको और मोमिन को दोनों को घसीट लिया, जिस पर वो कहका लगा कर हंस दी। कमरे में दाखिल हुआ तो वो सामने ही आंखें मूंदे सोने जा रही थी, या वैसे ही लेटी हुई थी। उसने खामोशी से चेंज करने के लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर टॉवल से बाल रगड़ते बाहर आया और टॉवल स्टैंड पर लटकाते उंगलियों की मदद से बाल वैसे ही सेट किए और फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो उसी पोजीशन में लेटी हुई थी। उसके करीब बैठते उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियों की पोंछ से उसके माथे को छुआ।
ठंडा सा लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करते उसने ज़ोर लगाकर आंखें खोली। उसको यूं पास बैठे देख पहले तो उसको हैरत हुई कि वो कब आया, उसको पता ही नहीं चला। बुखार तो अभी भी हो रहा है। उसने हाथ वापस हटाया जबकि नज़रें उसके बुखार की शिद्दत से तपते चेहरे पर थी। क्यों तंग करती हो सबको, मेडिसिन क्यों नहीं खाए? उसने हतुल इम्कान अपना लहजा नर्म ही रखा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और इजाज़त मिलने के बाद मीराल ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई। आप किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा देती भाभी। उरछेर ने ट्रे उसके हाथ से पकड़ी। कोई बात नहीं, आप ईशल को सूप पिलाकर मेडिसिन ज़रूर दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया भाभी। जवाबन वो सर को हल्का सा खम देते मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। चले मैडम, उठ जाए और जल्दी से इसको ख़त्म करें। ट्रे साइड टेबल पर रखते उसे उठने का बोला उसने। मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने पीने को। हर बात में दिल की सुनना लाजिम नहीं है। उठ जाओ, खाओगी पियोगी नहीं तो मज़ीद वीकनेस हो जाएगी। और उरद शेर को उसकी मम्मी से जूते भी पड़ सकते हैं, इसलिए नो नो नहीं सुनूंगा क्योंकि पीना तो पड़ेगा।